हेलो दोस्तों। तो आज मैं आपको बताऊंगा थ्री रीजन्स ऑफ आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक की सारी कंडीशंस। पिछले पार्ट में मैंने आपको बताया था आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, उसका ग्राफ कैसा बनता है और उसके तीन रीजन्स कहाँ पे सिचुएटेड होते हैं। पर आज मैं आपको तीनों की कंडीशंस बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। थ्री रीजन्स ऑफ आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। जहाँ से मैं छोड़ के गया था मैं आज आपको वही से बता रहा हूँ, जो रिमेनिंग पोर्शन है। तो पहला था सैचुरेशन रीजन। सैचुरेशन रीजन कहाँ पे था? मैंने ग्राफ बनाया था। कलेक्टर मीटर वोल्टेज, कलेक्टर करंट इन मिली एम्पियर, ये इन वोल्ट्स, और हमारा ग्राफ कुछ ऐसा बना। यहां से एक लीनियर लाइन गई थी और यहां से आई बी की अलग अलग वैल्यूज पे हमने ग्राफ बनाया था। आई बी इक्वल टू 0, आई बी इक्वल टू 10, 20 माइक्रो एम्पियर। आई बी छोटा करंट होता है। ओरिजिन ए, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस। तो इस लाइन के पीछे का जो रीजन है जो मैं शेड कर रहा हूं, इसे कहते हैं सैचुरेशन रीजन। यहाँ पे क्या होता है, दोनों ही जंक्शन फॉरवर्ड बायस्ड हो जाते हैं। जैसे कि ये मैंने एक ट्रांजिस्टर बनाया सिंपल सा, इसमें तीन टर्मिनल दिखा दिया मैंने। ये बेस इनपुट टर्मिनल बना, एमिटर, क्योंकि हम कॉमन एमिटर कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं, एमिटर कॉमन टर्मिनल, और कलेक्टर आउटपुट टर्मिनल बन गया। तो इसमें क्या होता है, जो सैचुरेशन रीजन बनता है उसमें ये दोनों ही जंक्शंस फॉरवर्ड बायस बन जाते हैं। तभी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स का जो रेजिस्टेंस होता है वो कम हो जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि सैचुरेशन रीजन इज नॉट द एक्टिव रीजन ऑफ द ट्रांजिस्टर। एक्टिव स्टेट नहीं है उस टाइम ट्रांजिस्टर की। जिस भी टाइम में ट्रांजिस्टर सैचुरेशन रीजन की कंडीशन पे पहुंचेगा उस टाइम वो एक्टिव स्टेट में नहीं रहेगा, क्योंकि वहां दोनों ही जंक्शन फॉरवर्ड बायस बन जाएंगे और जो अल्फा बीटा का कॉन्सेप्ट है वो फेल हो जाएगा। फिर वहां पे जैसा मैंने आपको बताया था, करंट गेन्स वहां पे फेल हो जाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया था अल्फा का फॉर्मूला बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा, और बीटा का अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, ये दोनों ही फॉर्मूले फेल हो जाएंगे फिर वहां पे। तभी मैंने आपको बताया ये सैचुरेशन रीजन क्या है, यहाँ पे दोनों ही जंक्शन फॉरवर्ड बायस हो जाएंगे और यहाँ पे ट्रांजिस्टर स्विच काम करता है। इसे कहते हैं सैचुरेशन रीजन, जो है लाइन ओ ए के पीछे वाला रीजन है। और इस लाइन को कहते हैं लाइन ऑफ सैचुरेशन, या फिर सैचुरेशन लाइन भी कह सकते हैं, जो भी आप ये लाइन ओ है। अब जैसे भी मतलब उसको मतलब अल्फाबेट दे रहे हैं, जो इस वाली लाइन है लीनियर लाइन, इसे कहते हैं लाइन ऑफ सैचुरेशन। ठीक है गाइस, तो मैंने आपको बता दिया। और गाइस एक और कंडीशन, यहाँ पे VCE का वोल्टेज VBE से कम हो जाता है, और यही कंडीशन होती है नी वोल्टेज की। तभी मैंने बताया था ना, नी वोल्टेज पे क्या होता है, एक्टिव स्टेट नहीं होती है ट्रांजिस्टर की, वहां पे ये एक्टिव स्टेट में नहीं रहता, वहां पे आउटपुट रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे ट्रांजिस्टर एज स्विच काम करता है। और यहाँ पे क्या होता है, कलेक्टर एमिटर वोल्टेज बेस एमिटर वोल्टेज से भी कम होता है। तभी मैंने आपको बताया था कि छोटी सी VC, मतलब जो यहाँ पे छोटी सी भी वैल्यू के लिए ये ग्राफ करंट बढ़ जाता है, तो जिस वैल्यू पे करंट बढ़ेगा उसे कहते हैं नी वोल्टेज। मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया था, यही कंडीशन होती है। तो मैंने आपको बताया सैचुरेशन रीजन में क्या होता है, दोनों ही फॉरवर्ड बायस्ड होते हैं, कलेक्टर एमिटर वोल्टेज बेस एमिटर वोल्टेज से भी कम हो जाता है, एंड हेयर ट्रांजिस्टर वर्क्स एज अ स्विच।
ओके गाइस, इसे आप नोट कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, अब हम दूसरे रीजन की बात करते हैं जिसे हम कहते हैं कट ऑफ रीजन। बट वहां तक जाने से पहले मैं आपको एक कंडीशन बताना भूल गया था कि ये जो सैचुरेशन रीजन होता है इसमें आईसी का करंट आईवी पे डिपेंड नहीं करता। जैसे कि हम्म, ये जो आईसी करंट है ये आईवी पे डिपेंड नहीं करता है इस केस में। यानी कि जब आईबी अगर बढ़ेगा भी तब भी आईसी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सैचुरेशन स्टेट में ऐसा होता है, जो सैचुरेशन रीजन है इस रीजन में आईसी आईवी पे डिपेंड नहीं करता। जैसे कि मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया था कि जो इनपुट करंट है आउटपुट करंट उस पर डिपेंड करता है। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स आर कंट्रोल्ड बाय द इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। ये जो सैचुरेशन रीजन है इस रीजन में आईसी आईवी पे डिपेंड नहीं करेगा। अगर आईवी को आप चाहे कितना ही बढ़ा ले, 20 माइक्रो एम्पियर, 30 माइक्रो एम्पियर, 100 माइक्रो एम्पियर भी कर दे, तब भी आईसी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तभी ये सैचुरेशन रीजन की एक कंडीशन है। तभी मैंने आपको बताया था आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में 3 रीजन बनते हैं, सैचुरेशन, कट ऑफ और एक्टिव जो ये अनशेडेड है। तभी इन तीनों की कंडीशंस अलग अलग बनती है। इनपुट में तो सिर्फ एक ही रीजन था बट एक्टिव रीजन, बट यहाँ पे 3 रीजन बनते हैं, तभी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक थोड़ा सा खास होता है। ठीक है गाइस, तो इस कंडीशन को भी आप लिख लीजिएगा दैट आईसी डज नॉट डिपेंड ऑन IV here. Here IC does not depend on IB. आप इसे लिख लीजिएगा गाइस। तो चलिए अब हम चलते हैं दूसरे रीजन पे जिसे कहते हैं कट ऑफ रीजन। इस रीजन में भी ट्रांजिस्टर ऐसा स्विच काम करता है। ठीक है गाइस, अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे। कलेक्टर एमिटर वोल्टेज इन वोल्ट्स, मैं आपको ग्राफ से बता रहा हूँ ताकि आपको थोड़ी क्लैरिटी आ जाएगी। यहाँ पे आई बी 10 माइक्रो एम्पियर और यहाँ पे आई बी 20 माइक्रो। ओरिजिन एक एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। तो कट ऑफ रीजन कहाँ पे होता है? इस आई बी इक्वल टू 0 जहां पे भी है उसके जो नीचे वाला रीजन है उसे कहते हैं कट ऑफ रीजन। यहाँ पे मैं इसे शेड कर दे रहा हूँ। आई बी इक्वल टू 0 जहां पे भी है, मतलब यहाँ पे आई बी इक्वल टू 0 है, उसके नीचे वाला रीजन, जस्ट नीचे वाला रीजन होता है कट ऑफ रीजन। इसे ही कहते हैं कट ऑफ रीजन। इसके जस्ट नीचे वाला रीजन, यहाँ पे क्या होता है, दोनों जंक्शंस रिवर्स बायस हो जाते हैं। ये मैं एनपीएन के लिए आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे क्या होता है, ये जंक्शन भी रिवर्स बायस हो जाता है और ये जंक्शन भी। इस कट ऑफ रीजन में ये दोनों ही जंक्शन रिवर्स बायस हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आउटपुट रेजिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ जाता है, बट सबसे ज्यादा जो बढ़ता है वो होता है एक्टिव रीजन में। एक्टिव रीजन सबसे तगड़ा रीजन है जिसमें आउटपुट रेजिस्टेंस बहुत अच्छे से बढ़ता है। अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे। अब जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो दोनों ही रिवर्स बायस्ड है, तो यहाँ पे भी अल्फा बीटा की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, क्योंकि मैंने आपको बताया था अल्फा बीटा के जो फॉर्मूले है वो तभी एप्लीकेबल होते हैं जब एक जंक्शन फॉरवर्ड बायस्ड हो और दूसरा रिवर्स बायस्ड हो, यानी कि ये वाला फॉरवर्ड बायस्ड और ये वाला रिवर्स बायस्ड। ठीक है गाइस, और
जो VCE है उसमें IC 0 होता है। मतलब यहाँ पे क्या होता है, कलेक्टर करंट थोड़ा बहुत बेस पे डिपेंड कर जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए IB इक्वल टू 0 के नीचे जो शेडेड रीजन है वो है कट ऑफ रीजन। अब यहाँ पे क्या है, IB 0 है तो IC भी 0 हो गया। देखिए IB 0 और IC की भी यहाँ पे कुछ 0 ही वैल्यू है, तो यहाँ पे क्या होगा, फॉर IB इज इक्वल टू 0 IC इज ऑल्सो 0। ठीक है गाइस, ये होती है कट ऑफ रीजन। इस रीजन में भी ट्रांजिस्टर एज अ स्विच ही काम करता है और इसे कहते हैं ऑफ स्टेट ऑफ अ ट्रांजिस्टर। दिस इज नोन एज ऑफ स्टेट। मतलब जब ट्रांजिस्टर को हम स्विच की तरह काम करवा रहे हैं तो ट्रांजिस्टर ऑफ स्टेट में है, और इसे कहते हैं ऑन स्टेट। इन दोनों ही रीजन्स में ट्रांजिस्टर एज अ स्विच काम करता है। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है, ऑफ स्टेट में यहाँ पे IC की वैल्यू 0 हो जाती है, और जैसे ही हमने स्विच को ऑन किया IC की वैल्यू मैक्सिमम हो गई, यहां तक पहुंच गई। देखिए जैसे कि जो स्विच होता है, जैसे आप स्विच खोलते हैं एकदम से आपकी लाइट या पंखा कुछ भी जल जाता है तो मैक्सिमम स्टेट तक पहुंचता है, जैसे ही आप ऑफ करते हो तुरंत 0 पे पहुंच जाता है। और वैसे ही यहाँ ट्रांजिस्टर का केस है। ट्रांजिस्टर में क्या है, जैसे ही ऑफ स्टेट है, अब ऑफ स्टेट में क्या है, IC 0 है, इसे कट ऑफ स्टेट भी कह सकते हैं। और यहाँ पे क्या हुआ, IC मैक्सिमम हो गया ऑन स्टेट में जाते ही। इट रैंडमली चेंजेस फ्रॉम ऑफ स्टेट टू ऑन स्टेट। जैसे ही ऑफ स्टेट पे ट्रांजिस्टर था, आपने ऑन किया स्विच को तो वो क्या हुआ, मैक्सिमम IC का करंट मैक्सिमम स्टेट तक पहुंच गया। ठीक है गाइस, IC इक्वल टू मैक्सिमम, IC इक्वल टू 0, कट ऑफ से सीधा मैक्सिमम स्टेट तक पहुंच गया। मतलब यहां से क्या हुआ, IC की जो वैल्यू थी वो ऑफ स्टेट से सीधा ऑन स्टेट में रैंडमली चेंज हो गई। ठीक है गाइस, यही होते हैं कट ऑफ स्टेट्स। और ये होता है सैचुरेशन, मतलब जहां पे करंट मैक्सिमम हो गया, और कट ऑफ मतलब जहां पे करंट बिल्कुल 0 मिनिमम वैल्यू हो गई। ठीक है गाइस, तो ये होता है कट ऑफ स्टेट, कट ऑफ रीजन। इन दोनों में ही ट्रांजिस्टर एज अ स्विच काम करता है। अब हम चलते हैं आखिरी रीजन में, जिसमें ट्रांजिस्टर एज अ ऑडियो एम्पलीफायर काम करता है, जो ये अनशेडेड रीजन है, इसे कहते हैं एक्टिव रीजन। ठीक है गाइस, तो पहले आप इसे नोट कर लीजिएगा। आप पॉज करके भी नोट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं तीसरे रीजन पे, जिसे कहते हैं एक्टिव रीजन ऑफ अ ट्रांजिस्टर। एक्टिव रीजन। ये कहां पे होता है, ये तो आप समझ ही गए होंगे। ये सैचुरेशन रीजन हो गया, ये कट ऑफ रीजन हो गया, IB इक्वल टू 0 के जस्ट नीचे वाला। तो ये जो नॉन शेडेड रीजन है, मैं पहले दोनों रीजन्स को शेड कर देता हूँ, जो सैचुरेशन रीजन है और कट ऑफ रीजन है। सैचुरेशन, कट ऑफ। तो ये जो बीच वाला रीजन है, नॉन शेडेड सेंट्रल रीजन, इसे ही कहते हैं एक्टिव रीजन या एक्टिव साइड, इसे ही कहते हैं एक्टिव रीजन। और यहीं पे ही एक जंक्शन फॉरवर्ड बायस्ड होता है और एक जंक्शन रिवर्स बायस्ड। जैसे कि मान लीजिए मैं एक सिंपल ट्रांजिस्टर ले रहा हूँ, मतलब जिसमें बेस कॉमन टर्मिनल है। वैसे तो हम कॉमन एमिटर कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं, बट फॉर सिंपलिसिटी मैंने बेस को एज अ कॉमन टर्मिनल ले लिया, एमिटर को इनपुट और कलेक्टर कॉमन टर्मिनल। तो आपको पता होगा एक्टिव स्टेट में क्या होता है,
ये वाला फॉरवर्ड बैस्ड होता है क्योंकि एमिटर हमेशा फॉरवर्ड बैस में जुड़ता है, और ये रिवर्स बैस्ड होता है, कलेक्टर हमेशा रिवर्स बैस में जुड़ेगा बेस के साथ। तो इसे ही कहते हैं एक्टिव रीजन ऑफ अ ट्रांजिस्टर। अच्छा, सैचुरेशन और कट ऑफ में क्या हो रहा था, वहां कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही थी, वहां पे दोनों या तो फॉरवर्ड बन रहे थे या तो रिवर्स बन रहे थे। बट यहाँ पे क्या है, एक ये एमीटर वाला फॉरवर्ड बनेगा और ये बेस कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बनेगा। ये तो मैंने सिंप्लिसिटी के लिए ले लिया जिससे आप क्लैरिटी आ जाए। और इसमें क्या होता है, आईबी का करंट आईसी पे फुल्ली डिपेंड करता है। ठीक है गाइस, जितना ज्यादा आईबी करंट होगा उतना ज्यादा आईसी करंट होगा। ठीक है गाइस, सैचुरेशन में नहीं हो रहा था। अच्छा, कट ऑफ में क्या था, वहां तो आईबी जीरो होता है तो आईसी भी जीरो होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, आईबी जीरो हो नहीं सकता, तो आईसी उस पर डिपेंड करेगा। और जितना ज्यादा आईबी होगा, अगर हम आईबी की वैल्यू 100 करेंगे तो आईसी भी 100 बढ़ जाएगा। ठीक है गाइस, और आईसी तो ज्यादा बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि आईबी तो माइक्रो एम्पीयर में होगा लेकिन आईसी मिली में होगा। ठीक है गाइस। अच्छा, यहाँ पे क्या और क्या होता है एक्टिव रीजन में, इस रीजन में आउटपुट रेजिस्टेंस जो होती है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। मतलब जो ऑर्डर होता है आउटपुट रेजिस्टेंस का, वो 100 किलो ओम तक चला जाता है। मतलब यहाँ पे जो आउटपुट रेजिस्टेंस होती है, मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ, आउटपुट रेजिस्टेंस इन दिस रीजन increases ऑर्डर 100 किलो ओम तक ऑर्डर जाता है। मतलब इसका आउटपुट रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो 100 किलो ओम तक भी जा सकती है। मतलब अब इनपुट मैंने आपको बताया था कि इनपुट का क्या होता है, ओम्स तक ही होता है। मतलब कुछ 100 ओम से 1000 ओम तक या फिर 1 ओम से 100 ओम तक इतनी वैल्यू जाती है। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ तो 1 से लेके 100 किलो ओम तक वैल्यू जा सकती है या फिर उससे भी आगे जाती है। तो क्या होता है, आउटपुट रेजिस्टेंस इस रीजन में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। सैचुरेशन में तो आउटपुट रेजिस्टेंस कम होता है और कट ऑफ में भी उतना ज्यादा नहीं होता, बट यहाँ एक्टिव रीजन में बहुत ज्यादा आउटपुट रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तभी मैं तभी मैंने आपको कहा था कि जो इनिशियल स्टेज होती है ट्रांजिस्टर की, जो सैचुरेशन होती है, वहां पे आउटपुट रेजिस्टेंस बहुत कम होता है क्योंकि करंट ही बढ़ जाता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, वीसीई की छोटी वैल्यू के लिए आपने आईसी बढ़ाया, करंट इतना बढ़ गया, तो करंट से क्या होगा, रेजिस्टेंस तो कम हो ही जाएगा। ये फॉरवर्ड बायस रीजन है ना, फॉरवर्ड बायस में तो रेजिस्टेंस कम होती ही है। तो इसी को कहते हैं एक्टिव रीजन। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे पैरामीटर्स जो इससे मिला हुआ है आउटपुट रेजिस्टेंस। इसका मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा, पहले आप इसे नोट कर लीजिएगा, पॉज करके नोट कर लीजिएगा गाइस। तो चलिए गाइस, अब हम चलते हैं आउटपुट रेजिस्टेंस पे। पर उससे पहले गाइस मैं आपको एक्टिव रीजन में ट्रांजिस्टर का यूज बताऊंगा। तो एक्टिव रीजन में ट्रांजिस्टर एक ऑडियो एम्पलीफायर की तरह काम करता है। ठीक है गाइस, इसे आप लिख लीजिएगा, ट्रांजिस्टर वर्क्स एज एन ऑडियो एम्पलीफायर इन एक्टिव रीजन। बाकी तो रीजन्स में स्विच काम करेगा, बट यहाँ पे क्या है, ये एक ऑडियो एम्पलीफायर की तरह काम करता है। वो कैसे काम करता है, वो जो आप यूजेस पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। यूजेस ऑफ ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, ट्रांजिस्टर एज अ स्विच, ट्रांजिस्टर वर्क्स एज एन ऑडियो एम्पलीफायर। एम्पलीफायर को तो आपको पता ही होगा क्या होता है, जो सिग्नल को मॉडिफाई करता है, इनपुट सिग्नल लेकर आउटपुट सिग्नल को मॉडिफाई करता है। तो ट्रांजिस्टर भी उसका रोल प्ले कर सकता है। ट्रांजिस्टर वर्क्स एज एन ऑडियो एम्पलीफायर इन एक्टिव रीजन। एक्टिव रीजन की यही कहानी है। ठीक है गाइस, तो इसे आप लिख लीजिएगा, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा गाइस। लिख लिया, ओके। अब मैं आपको बताऊंगा आउटपुट रेजिस्टेंस। आउटपुट रेजिस्टेंस क्या होती है, एक बेसिक डेफिनेशन में बता देता हूं। आउटपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस it is the ratio
It is the ratio of small change in collector emitter voltage to the small change in collector current IC. Small change in collector current IC when base current is kept constant या is kept fixed. ठीक है, तो गाइस तो आपसे लिख लीजिएगा when base current IB is kept fixed. Denoted by RO, जैसे वहां पे इनपुट रेजिस्टेंस डिनोटेड बाय RI. अगर मैं ऐसे लिखना चाहूं तो मैं ऐसे लिखूंगा स्मॉल चेंज डेल्टा इन VCE अपॉन डेल्टा IC when IB is constant. ठीक है, तो ये वो पैरामीटर है जो हमें आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक की स्टडी करने मिलता है. एक और बात गाइस, मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि जो इनपुट रेजिस्टेंस हमें मिलता है वो टेंजेंट के स्लोप के बराबर होता है. ठीक है गाइस, तो यहाँ पे क्या होता है, अगर मैं ग्राफ बनाऊं फिर से और मैं सिर्फ अगर लीनियर पार्ट को देखूं तो इसका जो स्लोप होता है जब हम नी वोल्टेज की कंडीशन तक पहुंचते हैं, जो सैचुरेशन रीजन होता है, इसका जो स्लोप होता है इस लीनियर लाइन का वो इसके रेसिप्रोकल के बराबर होता है. RO इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ, मैं ऐसे एक नाम दे देता हूं OA, स्लोप ऑफ लाइन OA, एक्चुअली रेसिप्रोकल, सॉरी गाइस, रेसिप्रोकल. मतलब अगर आपको इसका स्लोप का रेसिप्रोकल भी पता हो तब भी आप आउटपुट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं. मान लीजिए आपसे किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया कि अगर मुझे इस लीनियर लाइन का स्लोप पता है तो क्या मैं आउटपुट रेजिस्टेंस निकाल सकता हूं. आप कहेंगे बिल्कुल निकाल सकते हैं. इसका स्लोप का हम रेसिप्रोकल निकाल लें, आउटपुट रेजिस्टेंस पता चल जाएगी. जैसे वहां पे क्या था, इनपुट रेजिस्टेंस में हम क्या करते थे, वहां पे उसके टेंजेंट का स्लोप निकालते थे. टेंजेंट का स्लोप क्या था, इनपुट रेजिस्टेंस के बराबर था. तो अगर हमें टेंजेंट का स्लोप भी पता है तो भी हम इनपुट रेजिस्टेंस बता सकते हैं, उसी के तो बराबर होता है. यहाँ पे क्या है, RO इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ लाइन OA. सर स्लोप क्या होता है, tan थीटा. अच्छा, ये तो कोई वैल्यू होगी, हो सकता है दे रखी, हो सकता है आपको निकालनी हो कंडीशन के हिसाब से. तो R0 1/tan थीटा होता है cot थीटा. इसका स्लोप M V रेसिप्रोकल एक मिनट, स्लोप M होता है tan थीटा. इसका जो स्लोप है, इसके स्लोप का रेसिप्रोकल हमें आउटपुट रेजिस्टेंस बताएगा. जैसे वहां पे क्या था, टेंजेंट के स्लोप, जो टेंजेंट का स्लोप था वो हमें इनपुट रेजिस्टेंस बता रहा था. बट यहाँ पे क्या है, इस लाइन के टेंजेंट का जो स्लोप है उसका रेसिप्रोकल हमें आउटपुट रेजिस्टेंस बता सकता है. अगर हमें वोल्टेज और करंट ना पता हो तो. ये मतलब एक बेसिक इंफॉर्मेशन, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया. R0 इज इक्वल्स टू 1/tan थीटा. This
slope of reciprocal gives the output resistance. ठीक है गाइस, तो आप इसे नोट कर लीजिएगा, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। तो चलिए गाइस, अब हम पढ़ते हैं ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक। जैसे मैंने आपको बताया था कि कॉमन एमिटर कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर हमको 3 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़नी है, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स। 2 हम पढ़ चुके हैं, तीसरी में पढ़ाएगा हम ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स। ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक, तो ये क्या है? इट इज अ ग्राफ showing the variation IB with IC, मतलब बेस करंट विद कलेक्टर करंट when collector emitter voltage is kept constant। ये is kept fixed आप लिख सकते हैं, is kept fixed और constant। तो यहाँ पे क्या है, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? ये भी एक वेरिएशन है IB और IC में, जब कलेक्टर एमिटर वोल्टेज कांस्टेंट है। एक्टिव रीजन की कंडीशंस हो सकते हैं, मतलब यहाँ पे क्या होता है, IC IB पे डिपेंड करता है, इसका ग्राफ लीनियर बनता है। अच्छा, इनपुट में क्या था? इनपुट कैरेक्टरिस्टिक में ग्राफ लीनियर नहीं बन रहा था, आउटपुट लीनियर नहीं बन रहा था इनपुट कैरेक्टरिस्टिक में। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में क्या था? ग्राफ लीनियर बना भी तो एक कंडीशन तक, सैचुरेशन रीजन तक। लेकिन यहाँ पे क्या है, जैसे IB इन माइक्रो एम्पियर्स, IC इन मिली एम्पियर्स। अब यहाँ पे क्या है, अगर यहाँ पे मैं कोऑर्डिनेट्स लूँ 2 4 6 8 10 12, यहाँ पे मैं थोड़ी लार्जर वैल्यू ले लेता हूँ क्योंकि ओह सॉरी यहाँ पे मैं थोड़ी लार्जर वैल्यूज ले लेता हूँ क्योंकि छोटा करंट है ना, माइक्रो एम्पियर, IB छोटा करंट होता है, तो यहाँ पे थोड़ी लार्जर वैल्यूज ले लेता हूँ। 20 का डिफरेंस ले लेता हूँ, 80 100 120 20 40 60 80 100 120। यहाँ पे थोड़ी सी छोटी, क्योंकि मिली एम्पियर है ना, मिली एम्पियर तो वैसे ही बड़ा होता है एज कम्पेयर टू माइक्रो एम्पियर। 2 4, तो मैं यहाँ पे 2 का डिफरेंस ले लेता हूँ, 6 8 10 12। तो अगर आप ध्यान से देखें तो जितना ज्यादा IB होगा उतना ज्यादा IC होगा, इसीलिए इसका ग्राफ लीनियर बनता है, स्ट्रेट लाइन। क्योंकि जितना ज्यादा IB उतना ज्यादा IC, यही पढ़ा था हमने एक्टिव रीजन में। अब यहाँ पे आप VCE चाहे कितना भी कर दे उससे फर्क पड़ता नहीं है। वैसे किताबों में ये लिखा रहता है 4.5 वोल्ट, वो चाहे जितनी भी ले लीजिए, 3 से 20 तक की रेंज होती है, आप चाहे जितना ले लीजिए उससे फर्क नहीं पड़ता, वो तो कांस्टेंट ही रहेगा, उसका इस पे वैसे ही कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। IB का ही IC पे फर्क पड़ेगा। ठीक है गाइस, तो अगर मैं देखूं तो यहाँ से मैं ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाएगी। ऐसा कुछ ग्राफ बनता है, एक स्ट्रेट लाइन बनती है, लीनियर ग्राफ। उन इनपुट में लीनियर ग्राफ नहीं बन रहा था, आउटपुट में एक ही कंडीशन बन रहा था, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो पूरा ही लीनियर ग्राफ है। ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक, तो यही होती है ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक, जब करंट ट्रांसफर हो रहा होता है। ठीक है गाइस, तो आप इसे नोट कर लीजिएगा, या फिर इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं इससे रिलेटेड पैरामीटर पे, जैसे कहते हैं कॉमन करंट एम्पलीफिकेशन। तो चलिए अब हम चलते हैं इसके पैरामीटर पे, जो इस ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी करके हमें मिला, करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर।
ये पहले मैं आपको बता चुका हूँ, बट इसमें थोड़ा सा मैं आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दूंगा। बीटा, जिसमें मैंने आपको बताया था एसी करंट गेन, कॉमन एमिटर करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। तो इसकी डेफिनेशन तो आपको पता ही होगी। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्मॉल चेंज in collector current to the small change in base current। क्योंकि IV और IC के बीच का रिलेशन है। Defined as the ratio of small change in collector current to the small change in when collector emitter voltage is kept constant। तो ये क्या होता है, एक पैरामीटर है जो हमें ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ के मिला। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये करंट गेन्स कहाँ से आए। इन जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ट्रांजिस्टर की, इनको स्टडी करके ही हमको ये करंट गेन्स मिले। जैसे हम ये भी कहते हैं करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर बीटा। It is defined as the ratio of small change in collector current to the small change in base current when VCE is kept constant। तो इसका फॉर्मूला, अब क्योंकि एसी करंट गेन है, क्योंकि मैंने तो इसलिए मैंने बीटा एसी लिखा है, डेल्टा आईसी अपॉन डेल्टा आईबी when VCE is constant या VC equal to constant। अच्छा, इसे एक और चीज कहते हैं, इसे कहते हैं स्मॉल सिग्नल करंट गेन। इसके एक और नाम पड़ा स्मॉल सिग्नल करंट गेन। अच्छा, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक में हमने क्या पढ़ा कि ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर काम करता है। तो एम्पलीफायर क्या करता है, छोटा सा सिग्नल लेता है, उसकी बड़ी वैल्यू बना देता है। तभी यहाँ पे लिखा है स्मॉल सिग्नल करंट गेन, मतलब छोटे से सिग्नल में भी वो इतना करंट गेन कर देगा, उसकी करंट को बढ़ा देगा। तभी यहाँ पे इसको कहते हैं स्मॉल सिग्नल करंट गेन, जिसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। इट्स वैल्यू इज वेरी लार्ज। मतलब जब आप ट्रांजिस्टर को यूज करते हैं तब आपको इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा मिलती है। इट्स वैल्यू इज वेरी लार्ज। इट्स वैल्यू इज वेरी लार्ज। ठीक है गाइस, तो ये होता है करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर व्हिच इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ दिस टू दिस। अच्छा, अगर हम स्मॉल चेंज ना लगाए तो क्या हम ऐसे ये भी लिख सकता हूँ, ये भी तो लिख सकता हूँ डीसी करंट गेन। डीसी में क्या होगा, चेंज तो होगा नहीं। एसी में क्या होता है, स्मॉल चेंज होता है। तो ऐसे में ये भी तो लिख सकता हूँ बीटा डीसी इक्वल टू आईसी बाय आईबी। अब क्योंकि आईबी जो है, आईसी जो है वो आईबी के साथ लीनियरली वेरी कर रहा है। भाई जितना आईबी बढ़ेगा उतना आईसी बढ़ेगा, तो दोनों के बीच में लीनियर ग्राफ बनता है। और आईबी इक्वल टू जीरो के केस में आईसी भी जीरो होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि बीटा डीसी और बीटा एसी अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो सकते हैं। अप्रोक्सीमेटली, लगभग इक्वल नहीं हो सकते, मतलब थोड़ा बहुत। अब जैसे यहाँ पे देखिए थोड़ा चेंज का फैक्टर आ रहा है ना, तो लगभग बराबर हो सकते हैं, बट पूरी तरीके से नहीं। सो बीटा एसी एंड बीटा डीसी कैन बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल। ये अप्रोक्सीमेटली का साइन है, ठीक है गाइस। तो ये दोनों अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि आईसी क्या होता है, आईबी के साथ लीनियरली वेरी कर रहा है, और आईबी इक्वल टू जीरो के लिए आईसी भी जीरो होता है। तो कह सकते हैं कि बीटा एसी और बीटा डीसी जो होता है, मतलब एसी करंट गेन और डीसी करंट गेन बराबर हो सकते हैं। मतलब चाहे अगर आप एसी में ट्रांजिस्टर को यूज करें या फिर डीसी में, उससे फर्क नहीं पड़ता। अप्रोक्सीमेटली बराबर हो सकती है, बट पूरी तरीके से नहीं। मतलब
होता है अप्रोक्सीमेटली बराबर हो सकती है, लगभग बराबर, ठीक है गाइस। और इनकी जो वैल्यूज होती हैं वो आईसी पे भी डिपेंड कर सकती है, आईवीएवी और वीसीई पे भी। आप देख सकते हैं बीटा आईसी जो होता है वो आईसी के साथ भी वैरी कर सकता है लीनियरली, आईबी के साथ भी लीनियरली वैरी करता है, और कभी कभी वीसी के साथ भी वैरी कर जाता है। अब वीसी कांस्टेंट है ना, पर फिर भी आईसी के साथ भी लीनियरली वैरी करता है, आईबी के साथ भी लीनियरली वैरी करता है, और जो कलेक्टर मीटर वोल्टेज है उसके साथ भी वैरी कर जाता है बीटा, ठीक है भाई। करंट गेन है, करंट क्या है, वोल्टेज पे तो वैरी कर ही सकता है, ठीक है। तो इसे आप नोट कर लीजिएगा, पॉज करके नोट कर सकते हैं आप इसे। बीटा को ये भी कहते हैं स्मॉल सिग्नल करंट गेन, इट्स वैल्यू इज वेरी लार्ज। ठीक है दोस्तों, तो यही पे मैं इस पार्ट को एंड करता हूँ, और उसके बाद हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे यूजेस ऑफ अ ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर एज अ एम्पलीफायर, ट्रांजिस्टर एज अ स्विच, ट्रांजिस्टर एज अ ऑसिलेटर भी एक टॉपिक आएगा। तो ये 3 टॉपिक्स हम पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।